हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स ऑफ बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है और इस एग्जाम से रिलेटेड हम रिवीजन सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इससे पहले हमने लॉ का रिवीजन किया था, आज हम इकोनॉमिक्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सेम पैटर्न होगा, एमसीक्यूज के थ्रू हम रिवीजन करेंगे और अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया है, आपको जरूरत है, तो हमारे ऐप से कोर्स परचेज करके लास्ट के कुछ दिनों में अपनी प्रिपरेशन और बेहतर बना सकते हैं। हमारे कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और मॉक टेस्ट मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारी जो यूनिट है दैट इज यूनिट 7, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 6 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन आना है, ऐसा कहा गया है। तो 6 मार्क्स में यहां से क्वेश्चंस बनेंगे और कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस है, जिसमें आप नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, का नेचर कैसा है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। डिमांड एनालिसिस पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ रिटर्न्स, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग, मनी एंड बैंकिंग, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आज के इस वीडियो में हम 50% सिलेबस पे फोकस करेंगे और जो रिमेनिंग 50% पोर्शन है इसे हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। आज पहला पार्ट, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के बेसिक्स करेंगे, डिमांड एनालिसिस पढ़ेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड। इकोनॉमिक्स जो है ना, ये ग्रीक टर्म से लिया गया है, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इकोनोमिया। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। मतलब पहले इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता था हाउस होल्ड मैनेजमेंट की तरह, कि सिर्फ और सिर्फ घर में कैसे चीजें मैनेज होती है, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते थे। तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है ओकोनोमिया, जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है। अब 1776 में क्या हुआ, एडम स्मिथ अपनी बुक लेकर आए, इंक्वायरी इनटू नेचर एंड वेल्थ। ठीक है। तो यहां पर इन्होंने अपनी जो डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स को लेकर, वो वेल्थ के रिगार्डिंग दी थी, कि इकोनॉमिक्स को एज अ वेल्थ स्टडी किया था। इसी तरीके से हमारे पास और भी इकोनॉमिस्ट थे, जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल ने जो है वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर के बेस पर अपनी डेफिनेशन दी थी। देन हमारे पास थे रॉबिन्स, इन्होंने स्कार्सिटी की डेफिनेशन दी थी। स्कार्सिटी के बेस पे इन्होंने इकोनॉमिक्स को एज अ स्कार्सिटी स्टडी किया था। देन सैमुअल्सन आते हैं, इन्होंने इकोनॉमिक्स को एज अ ग्रोथ स्टडी किया था। ठीक है। तो मेजरली, वैसे तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन मेजरली हम 4 इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। पहला है एडम स्मिथ, जो कि हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। देन आपके आते हैं एल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स एंड सैमुअल्सन। तो यहाँ पे कहा है कि द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो कि कौन सा है? ओकोनोमिया, जिसका मतलब क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स होती है स्टडी ऑफ स्कैर्सिटी। मतलब 2 चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स हमें बताती है। क्या? हमारी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड। कैसी वांट्स है? अनलिमिटेड। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस कैसे हैं? लिमिटेड। बस ये 2 चीजों के बेस पर ही पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता है, और यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे रिस्पेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे आपका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन इज द फीचर ऑफ मार्शल डेफिनेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि 4 इकोनॉमिक्स की मेजरली डेफिनेशन को हम स्टडी करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें से कौन सा फीचर है मार्शल की दी हुई डेफिनेशन का? तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मार्शल ने वेलफेयर की डेफिनेशन दी थी। मतलब ये इकोनॉमिक्स को एज अ वेलफेयर पढ़ते थे।
कि जो एक ह्यूमन काइंड है उसका कैसे वेलफेयर हो, है ना। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, ये मार्शल की डेफिनेशन में था। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। लिमिटेड एंड्स, क्या मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में लिमिटेड एंड्स की बात की थी? नहीं। स्कैरसिटी की बात की थी? नो। स्टडी ऑफ वेल्थ एज वेल एज स्टडी ऑफ मैन, वेल्थ के साथ साथ मैन की भी स्टडी करना, यानी कि ह्यूमन का वेलफेयर कैसा हो इसकी भी स्टडी करना, ये आपके मार्शल की डेफिनेशन का फीचर था। एंड स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर है। जो मार्शल थे उन्होंने वेलफेयर, ए मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल है ये, इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर अपना स्टडी करा था कि इकोनॉमिक्स को हम ह्यूमन वेलफेयर के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, अब आ गए हैं ब्रांचेस। दो चीजें हैं इकोनॉमिक्स के, दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल की स्टडी करती है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट की स्टडी करती है, यानी कि एज अ सम टोटल, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें इंडिविजुअल लेवल की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट लेवल पे सोचते हैं, ठीक है, कि भाई कंप्लीट टोटल नेशन की डिमांड क्या है, ठीक है। जैसे नेशनल इनकम की हम इसमें स्टडी करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये सब चीजें पढ़ते हैं। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्राइस थ्योरी, इसका दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स दो क्लासिफिकेशन है, दो ब्रांचेस है इकोनॉमी की। अब यहाँ पे बोला वो कौन सी इकोनॉमी की ब्रांच है जिसमें हम प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम रिसोर्सेज को सही तरह से एलोकेट करें जिससे कि हम उसका ज्यादा बेनिफिट ले सकें। तो ये हम पढ़ते हैं प्रॉपर प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में, ठीक है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, which of the following economic system has to deal with the control problem of scarcity of resources। देखिए, जब हम बात करते हैं ना रिसोर्सेज, मतलब जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, या जो सही टर्म इसके लिए हम यूज करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, क्या प्रॉब्लम आती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, एंड टू whom, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर तीन चीजें हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, जिसका मोटिव है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। सोशल इकोनॉमी कौन सी है? इकोनॉमी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और जिसका मोटिव क्या होता है? सोसाइटी का वेलफेयर करना, सोसाइटी का वेलफेयर करना। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें दोनों के फीचर्स आते हैं, कैपिटल के भी और सोशलिस्ट के भी। अब ये जो तीन प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई क्या प्रोड्यूस करें, हम खाना प्रोड्यूस करें या फिर हम कपड़े प्रोड्यूस करें, हम क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, लेबर इंटेंसिव मेथड को यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव मेथड को यूज करें, टू होम, किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिच के लिए प्रोड्यूस करें, पुअर के लिए प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, उसके लिए प्रोड्यूस करेंगे जिसके पास परचेजिंग पावर होगी, है ना। एक प्रोड्यूसर वही गुड्स प्रोड्यूस करना चाहेगा जिसके लिए एक ऐसा कंज्यूमर अवेलेबल है जिसके पास परचेजिंग पावर है ना। तो यहाँ पर पूछा है कि
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए हम इकोनॉमिक सिस्टम के साथ डील करते हैं। तो तीनों इकोनॉमिक सिस्टम आते हैं हमारे पास, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी। देखिए, दो तरीके की इकोनॉमिक्स की और स्टडी हम करते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है एज इट इज, मतलब जो चीज जैसे है वैसे ही हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मेटिव का मतलब होता है आउट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, आउट टू बी क्या होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% है या 30% है, ये हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट कि भाई ये चीज ऐसी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारे पास फैक्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर, उसका जो रेट है वो कम होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना चाहिए, ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लोग एम्प्लॉयड होने चाहिए, तो ये क्या है मेरा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, जहां पर आते हैं आपके ओपिनियंस। ठीक है, अब यहां पर फैक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं, ये होता है सब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन नॉर्मेटिव क्या है कि आउट टू बी क्या होना चाहिए, ये होता है आपका सब्जेक्टिव अप्रोच। ओके, पॉजिटिव को हम प्रूव कर सकते हैं, कैन बी प्रूव्ड, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास डेटा है, हमारे पास फैक्ट्स है, हमारे पास सही इंफॉर्मेशन है। लेकिन नॉर्मेटिव को हम प्रूव नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि जो चीज मैं मानती हूं वो आपको भी लगे, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉर्मेटिव अप्रोच क्या होती है, इसमें ओपिनियंस होते हैं, जो कि अलग अलग पर्सन के अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एग्जाम्पल क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का। ठीक है, तो एक एक करके स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। एंड एनालिसिस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेज। अगर हम फूड के प्राइस और उसकी जो क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं उसके रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी, जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, सेकंड है डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटीड। कितना इनकम जो है वो हम हर एक पर्सन इंडिविजुअली, हर एक पर्सन कितना इनकम उसके पास होनी चाहिए, ये हम डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस फॉर फूड, फूड फेयर प्राइस होना चाहिए। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होना चाहिए। आप मेरी सेंटेंसेस को सुन रहे हैं, मैं क्या कह रही हूँ, इनकम किसी पर्सन की कैसी होनी चाहिए, एक फूड जो है उसका प्राइस क्या होना चाहिए, आउटपुट जो आ रहा है इकोनॉमी का वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इसका डिसीजन, ये सारे के सारे जो टर्म्स है मैंने क्या यूज किया, कैसा होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये हमारे सारे के सारे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स है। कैसे स्टेटमेंट्स है, नॉर्मेटिव, विच इज आउट टू बी। लेकिन जब मैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप स्टडी करती हूँ, ये मेरा पॉजिटिव अप्रोच है। ठीक है, ये एज इट इज है, अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी और प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, ये फैक्ट है, इसको मैं नहीं बदल सकती। एक्सेप्शंस आर देयर बट स्टिल ये फैक्ट है, इसको हम नहीं बदल सकते। और जब हम ऐसी चीज की स्टडी करते हैं इसे कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच। ओके, तो ये क्या है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया है, क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए पीपीसी पता है सबको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसे हम पीपीएफ भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। पीपीसी या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्या होता है कि जब हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं गुड्स का, एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बनाते हैं जिसमें हम जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज का ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे हम एक अच्छे कॉम्बिनेशन बना के गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, कि भाई मैं क्लोथ एंड वीट का कॉम्बिनेशन बना रही हूँ या कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं
कि कैसे हम जो है जितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उनका बेहतर इस्तेमाल करके गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकें। और इसकी जब हम स्टडी करते हैं इसे कहते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। आपने इसका कर्व देखा होगा, इस तरीके से बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कैसा शेप है? ये कॉनकेव शेप है, कॉनकेव। अच्छा, कॉन्वेक्स शेप किसकी होती है? कॉन्वेक्स शेप होती है आपकी इंडिफरेंस कर्व की, इंडिफरेंस कर्व की। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शेप होता है वो कैसा होता है? कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, कॉनकेव होता है। देखिए, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मैं इंक्लूड कर रही हूँ रिलेटेड टू योर सिलेबस, प्लीज मेक श्योर कि आप साथ साथ उनका रिविजन करें, और क्लास खत्म होने के बाद भी आप कोशिश कीजिएगा कि उसका रिविजन खुद से भी एक बार कर लें, ताकि मेरे साथ साथ आपका भी उतना पोर्शन कंप्लीट हो जाए, है ना। तो अच्छे से अपना रिवाइज कीजिए, ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसका सही इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी से याद आया, एक टर्म आती है आपके पास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, है ना। मतलब जैसे इस टाइम पे आप क्लास पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आप YouTube पर कुछ और भी देख सकते थे, तो वो कुछ और जो देख सकते थे उसे छोड़कर आप क्लास पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। ये क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो जो नेक्स्ट चीज थी उसको आपने जाने दिया, छोड़ दिया, तो उसको खोने की कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन एक्चुअल में आप कुछ खो नहीं रहे हैं, कुछ पा ही रहे हैं, अपना रिविजन आप कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो ये है आपका, और क्वेश्चन था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, विच इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following are determinants of demand for a product or service? चलिए, अब आ गया है टॉपिक डिमांड। ठीक है, जो बेसिक्स थे वो मैंने आपको करवा दिए। डिमांड, जब हम डिमांड की बात करते हैं, डिमांड का क्या मतलब है? आपकी नीड्स, डिमांड में सबसे पहले विश प्लस नीड प्लस परचेजिंग पावर प्लस विलिंगनेस टू पे, ये सब मिलके बनती है आपकी डिमांड। देखिए, आपको ना जरूरत है कार खरीदने की, आपको जरूरत है कार खरीदने की, आपको बहुत ऐसा नीड फील हो रही है कि मुझे कार खरीदनी है, लेकिन कार में आप चाहते हैं कि मैं BMW खरीदूं, मैं ऑडी खरीदूं, है ना। लेकिन जब जेब में देखा तो पैसे उतने थे नहीं, परचेजिंग पावर नहीं है, फिर विलिंगनेस भी नहीं है कि इतने सारे पैसे एक जगह पर खर्च कर दिए जाएं, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी, है ना। विश और डिमांड में फर्क होता है, विश में फर्क होता है, नीड में फर्क होता है, डिमांड में फर्क होता है, सारी अलग अलग चीजें हैं। जब इन सभी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तब वो डिमांड बनती है, कि भाई मेरी इच्छा भी है, मुझे जरूरत है, मेरे पास पैसे भी हैं, मैं खर्च भी करना चाहती हूँ। और यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड भी आपको पता होना चाहिए, कितनी यूनिट्स आप डिमांड कर रहे हैं। टाइम भी होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आप यूनिट्स को डिमांड करेंगे, और एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसे डिमांड करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर क्या बनती है? डिमांड बनती है। इनमें से एक भी एलिमेंट ना होना तो वो डिमांड नहीं कहलाता। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर होना चाहिए। अब डिमांड के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हमारे पास आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं सेट्रस पेरिबस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस के बढ़ने से डिमांड का कम होना और प्राइस के कम होने से डिमांड का बढ़ना, ये इनवर्स रिलेशनशिप जो होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि गुड्स के खुद का प्राइस, प्राइस ऑफ द गुड्स, खुद के गुड्स का प्राइस उसे अफेक्ट करता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें हम दो चीजें पढ़ते थे, एक था आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक था आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। फिर जो कंज्यूमर्स हैं वो बढ़ गए, कंज्यूमर्स बढ़ गए तो क्या होती है? आपके डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है ना। फिर जैसे कि आप कोई डिसीजन को डिले कर रहे हैं कि अभी नहीं, हम बाद में खरीदेंगे इसको, अपने परचेज डिसीजन को बाद में खरीदने का डिले कर रहे हैं, ये क्या है? ये भी डिमांड को इफेक्ट करेगा। एडवर्टीजमेंट आपकी डिमांड को इफेक्ट करता है ना। तो बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं। बायर की इनकम उसको इफेक्ट करती है, कि जो बायर की इनकम है, अगर इनकम बढ़ गई, ठीक है, अगर इनकम जो है बढ़ गई, तो आप क्या बोलते हैं कि चलो अब और चीजें खरीदते हैं, है ना। तो अगर इनकम बढ़ गई और सपोज कीजिए
क्या अब आप ज्यादा चीजें डिमांड करेंगे, बढ़ जाएगी। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने क्लासेस में पढ़े हुए हैं, यहाँ पर जस्ट रिविजन हो रहा है, तो मैं उसी तरीके से इस पूरे लेक्चर को कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पर हमसे पूछा है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो देखिए, प्रोडक्ट का खुद का प्राइस, बायर का इनकम, बायर का डिजायर भी इफेक्ट करता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिमांड करेगा या नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ देयर इज इंक्रीज इन अ प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस, अगर आपने प्राइस किसी प्रोडक्ट का बढ़ा दिया तो भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ गई, ठीक है ठीक है भाई, इनवर्स रिलेशन है, क्वांटिटी डिमांड को कम कर दो, प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांड को कम कर दो। तो ऑप्शन देखो, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड विल डिक्रीज, बिल्कुल ये सही है, हमें तो पहले ही ऑप्शन में अपना आंसर मिल गया। दूसरा स्टेटमेंट, क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस और सप्लाई तो हम लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ते हैं, तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड विल इंक्रीज, नो, इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गुड विल इंक्रीज, नो, क्वांटिटी सप्लाइड तो आएगा ही नहीं, जैसे मैंने बताया। तो ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, एंड आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से क्लियर है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है। ये सारी चीजें हम अपने क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, 11th 12th में भी पढ़ते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया है। आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 9, when consumers try to be different and exclusive by demanding less of a commodity that is popular among people, the phenomenon is known as। अच्छा, जैसे लॉ ऑफ डिमांड के ना इतने सारे फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं, वही कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता। क्या है वो एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता, मतलब लॉ ऑफ डिमांड, अगर प्राइस बढ़ा दो तो क्वांटिटी डिमांडेड घट नहीं रही है, और अगर प्राइस कम कर दो तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ नहीं रही है। ये है एक्सेप्शंस। क्या है देखिए, इसमें आते हैं आपके, जैसे कि गिफन गुड्स, गिफन पैराडॉक्स पढ़ा है आपने, ठीक है। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जहां पर हम ये सोचते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर प्राइस का गुड्स, पर्टिकुलर जो प्राइस है, ठीक है, दो गुड्स हैं, दो गुड्स हैं, लेकिन ये जो प्राइस है इसका, ये है 100 और ये है इसका 500, ठीक है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये 500 रुपीज का गुड्स है, इसका मतलब इसकी क्वालिटी ना जरूर ज्यादा अच्छी होगी। गुड्स दोनों सेम है, लेकिन हम प्राइस को बेसिस मानकर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, इसका ना ज्यादा अच्छा प्राइस होगा और हम यही खरीद रहे हैं। ये क्या है? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। ऐसे आपका आता है स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट क्या होता है? स्नोब इफेक्ट का मतलब है जब आप देखते हैं ना कि अच्छा इस पर्सन ने भी यही फोन लिया है, इस पर्सन ने भी यही फोन लिया है, मैं तो अब ये वाला फोन नहीं खरीदूंगा, कॉमन हो गया, अब मैं कुछ अलग खरीदूंगा, ठीक है। तो वहां पर आप प्राइसेस को नहीं देखते कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो मैं अपनी डिमांड कम कर दूं, प्राइसेस कम हो रहे हैं तो अपनी डिमांड बढ़ा दूं, ऐसी कुछ चीज देखी नहीं जाती है ना। आसपास देखते हैं, अच्छा मेरे इस दोस्त ने ये फोन ले लिया, इसने ये ले लिया, इतना महंगा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इससे भी महंगा लूंगा, पर ये नहीं लूंगा जो ये लोग खरीद रहे हैं। ये क्या है? ये स्नोब इफेक्ट है, जहां पर आप डिफरेंट बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक और आता है बैंड वेगन इफेक्ट, भेड़ चाल वाला इफेक्ट। बैंड वेगन इफेक्ट क्या है? जहां पर जो सब कर रहे हैं आप भी वही करेंगे, ऐसा होता है ना। पड़ोसी के घर जो है स्मार्ट टीवी आया है, अब हम भी अपना टीवी स्मार्ट करेंगे, हम भी नया टीवी लेकर आएंगे, स्मार्ट टीवी लेकर आएंगे। ये क्या है? ये है आपका बैंड वेगन इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, जब नेसेसिटीज का केस होता है ना, तब भी जो है आप क्वांटिटी डिमांडेड या लॉ ऑफ डिमांड पे ध्यान ही नहीं देते, वहां पर भी ये काम नहीं करता। अब बताओ, आपके चोट लगी है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ये इंजेक्शन मुझे आपको लगाना है, लेकिन जो इसकी प्राइस है वो है 1000 रुपीज। क्या आप डॉक्टर को बोलेंगे नहीं नहीं प्राइस ज्यादा है, मैंने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, मुझे क्वांटिटी डिमांड कम करनी है यहाँ पर? अरे नहीं, इंजेक्शन तो लगेगा, है ना। तो ये क्या है आपका? ये है आपके नेसेसिटीज के केस में आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वर्क नहीं करता। तो ये कुछ आपके लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस है। तो यहाँ पे बोला कि जब एक कंज्यूमर डिफरेंट बनने की कोशिश करता है, एक्सक्लूसिव होने की कोशिश करता है और उस प्रोडक्ट को कम डिमांड करता है जो सारे के सारे लोग ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्नोब इफेक्ट। और इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका बैंड वेगन इफेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे लॉ ऑफ डिमांड के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व शोज। अच्छा, सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है ना लॉ ऑफ डिमांड की। क्या कहता है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है। क्वांटिटी डिमांडेड, सिर्फ डिमांड नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब जब हम डिमांड कर्व की बात करते हैं वो आपको पता है नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप क्यों है? क्योंकि उसमें इनकम इफेक्ट लगता है, आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट लगता है, आपका डिफरेंट यूजर्स हैं, और आपका डीएमयू लॉ लगता है, जिसकी वजह से आपका डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, यहां पर ये जो नेगेटिव स्लोप है आपके डिमांड कर्व का, इसमें दो चीजें हम स्टडी करते हैं। एक होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, एक होता है मूवमेंट इन डिमांड कर्व। जब आपके क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस की वजह से चेंज आए, चेंज ड्यू टू प्राइस, तब होता है मूवमेंट, जिसमें हम पढ़ते हैं दो चीजें, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, शिफ्ट कब पढ़ते हैं? जब अदर प्राइस किसी फैक्टर के बढ़ने या घटने की वजह से आपके क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं। अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट ले लिया, सपोज मैंने ले लिया एक रियल जूस का बॉटल, ठीक है, तो इसका प्राइस बढ़ा तो मेरी क्वांटिटी डिमांड घट गई, और इसका प्राइस घटा तो मेरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पर मूवमेंट होगा, जिसमें एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा मेरे डिमांड कर्व में। कंप्लीट शिफ्ट कब होगा? जब प्राइस जो फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, आपकी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, आपका एडवर्टीजमेंट है, इन सब चीजों की वजह से जब आपका क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं क्या, कि आपका जो डिमांड कर्व है वो या तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट शिफ्ट करता है। राइटवर्ड शिफ्ट किया तो मतलब इंक्रीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया मतलब डिक्रीज। ठीक है, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जब डिमांड कर्व के साथ साथ मूवमेंट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, क्या शो करता है ये शो करता है आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, दोनों चीजें शो करता है। तो दोनों चीजें ऑप्शन ए में लिखी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको याद करने का तरीका पता है क्या है? ऐसे याद रखना, एमपी, एमपी से याद रखना। एमपी यानी कि मूवमेंट ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और शिफ्ट किस वजह से होगा? अदर देन प्राइस, जो भी रिमेनिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? हमने ये तो पढ़ लिया लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस को अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उससे क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, बट हाउ मच, कितना होगा, कितना चेंज आएगा, ये हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? ये एक रिस्पॉन्ड होता है प्राइस के चेंज होने की वजह से या किसी और फैक्टर्स की वजह चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, क्वांटिटी डिमांडेड कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसकी स्टडी हम करते हैं, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand refers to the dash of quantity demanded of a commodity to a change in any of its determination. तो यहाँ पे क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अब जब डिग्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 चीजें आती हैं। क्या क्या? यहाँ पर 1 मिनट रुकेगा। जब हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हमारे पास आती है 5 डिग्रीज। ठीक है, 5 डिग्रीज। क्या क्या है वो? अच्छा, पहले मैं आपको बताती हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी हम पढ़ते हैं, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी, हम क्रॉस इलास्टिसिटी भी पढ़ते हैं और इनकम इलास्टिसिटी भी पढ़ते हैं। तो जब प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास 5 डिग्रीज आती हैं। क्या क्या है वो डिग्रीज? परफेक्ट इलास्टिसिटी, इस तरीके से, ठीक है, जहां पे जो आपका ईडी होता है वो क्या होता है? इन्फिनाइट। परफेक्ट इलास्टिसिटी, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी, ये परफेक्ट इलास्टिक है, ये परफेक्ट इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक इस तरह से आपका ईडी क्या है? 0, मतलब कोई भी चेंज नहीं आ रहा है प्राइस के चेंज होने की वजह से।
फिर आता है आपका यूनिटरी इलास्टिक, जहां पे ईडी इक्वल्स टू 1, मतलब जितना प्राइस में चेंज किया उतना ही चेंज आपके डिमांड में आया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव इलास्टिक, मतलब चेंज आया लेकिन बहुत ज्यादा चेंज आया। ठीक है, और रिलेटिव इन इलास्टिक, ये आपका जो कर्व बनता है थोड़ा फ्लैटर बनता है इस तरीके से। ठीक है, और ये जो होता है रिलेटिव इन इलास्टिक, ये बनता है आपका स्टीपर। ठीक है, तो रिलेटिव इलास्टिक यहाँ पे होता है ईडी ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे होता है ईडी लेस देन 1। अब देखो, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसीलिए हम ईडी के साथ जब भी इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये माइनस जो है यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्राइस इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी है। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब जब प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ा। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब प्रोडक्ट के, एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे गुड्स की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया, क्रॉस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी, जब आपकी बढ़ने या घटने की वजह से आपकी डिमांड में चेंज आया, तो कितना चेंज आया उसकी स्टडी हम करते हैं, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। अब प्राइस इलास्टिसिटी में बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि आपकी पॉइंट इलास्टिसिटी आती है, आपका परसेंटेज मेथड आता है, आपका एक्सपेंडिचर मेथड आता है ना। और इसमें भी और कई चीजें हैं, जैसे एक्सपेंडिचर मेथड जिसको हम टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं, इसमें भी आगे 3 चीजें हैं, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको डिटेल में अच्छे से रिवाइज करनी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही आसान भी टॉपिक है। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से पूरे की पूरे टॉपिक को आप रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। क्वेश्चन 12, which of the following are methods of measurement of price elasticity of demand? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड्स कौन से हैं? परसेंटेज मेथड है। परसेंटेज मेथड में हम क्या पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा है, प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, ये पढ़ते हैं ना। तो ये आपका जो फॉर्मूला बनता है, चेंज इन प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज है तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस की चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया उसे परसेंटेज फॉर्म में हम शो करते हैं। ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में कैसे, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, ऐसे ही न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। यहां पर क्वांटिटी यूज होगी और यहां पर प्राइस। ठीक है, वैसे जब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं टोटल आउटले मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, जितना प्राइस है मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, और दोनों को सॉल्व करने पर आपने देखा कि टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, तो ये क्या बनता है, यूनिट इलास्टिक। ठीक है, वहीं अगर आपने प्राइस में चेंज करे, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज हुआ, प्राइस को बढ़ाया क्वांटिटी डिमांड भी कम हो गया, इनवर्स रिलेशन है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, इस केस में ये क्या है आपका, मोर देन यूनिट इलास्टिक। तीसरी सिचुएशन, फिर से प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर अब बढ़ रहा है ना, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो इसमें क्या है आपका, लेस देन इलास्टिक। मोर देन इलास्टिक मतलब ईडी इज मोर देन 1, ईडी इज लेस देन 1। ठीक है, अच्छा पॉइंट मेथड होता है, पॉइंट मेथड होता है एक। तो ये सारे के सारे क्या है आपके, ये प्राइस इलास्टिसिटी के मेथड हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पॉइंट मेथड जहां पे आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी को चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री कॉमोडिटीज। देखो, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है आपने प्राइस ए, गुड्स ए है और है आपका गुड्स बी। प्राइस ए में आपने, प्राइस ए का आपने क्या करा, मतलब ए गुड्स का आपने प्राइस बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, जो दूसरे गुड्स की
क्वांटिटी डिमांड थी वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। आपने एक का प्राइस बढ़ाया, दूसरे की क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेकिन इसको चेंज करते हैं, जब आपने प्राइस कम किया और सेम रखते हैं, प्राइस बढ़ाया लेकिन दूसरे गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड थी वो भी बढ़ गई, ठीक है। मतलब सपोज कीजिए आपने टी के प्राइसेस बढ़ा दिए लेकिन कॉफी की डिमांड उससे बढ़ गई, तो ये क्या है, ये है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए, ठीक है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं तो उसमें जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो होती है नेगेटिव, नेगेटिव रिलेशन है ना यहाँ पे। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे होता है ईडी लेस देन जीरो और यहाँ पे होता है ईडी ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यही पूछा है कि कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन होती है तो इसमें आपका प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होती है, तो ये होती है आपकी नेगेटिव। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म दैट सेल्स अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ ₹10 एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है रेवेन्यू का कुछ इस तरीके से, ये फॉर्मूला होता है मार्जिनल रेवेन्यू का। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस, प्राइस कितना है आपका 10 और इलास्टिसिटी कितनी है 2, 2 माइनस 1/2। इसे आप सॉल्व करेंगे 10 इंटू 1/2, ये कितना आ जाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू 5। मार्जिनल रेवेन्यू 5 का मतलब क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब है, मार्जिनल टर्म जब जुड़ जाए प्रोडक्ट के आगे, कॉस्ट के आगे, रेवेन्यू के आगे, इसका मतलब आपने कितना एडिशनल कॉस्ट लिया है, एडिशनल आपने रेवेन्यू जनरेट किया है या एडिशनल आपने प्रोड्यूस किया है। मार्जिनल के आगे कुछ भी, मार्जिनल के साथ चाहे रेवेन्यू ऐड कर लो, चाहे प्रोडक्शन ले लो, चाहे कॉस्ट ले लो, इसका मतलब है इन एडिशन और क्या हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि -2 दिया है तो -2 को यहाँ पुट कर देते हैं। ये माइनस का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव है, मतलब डिमांड में आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये गलती मत करना कि माइनस पुट कर दें, ठीक है, वरना आंसर कुछ और बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस्ड एज, ये आपको इक्वेशन दी है और यहाँ पे पूछा है कि प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस किया गया है जहां पर एल क्या है, लेबर है, के कैपिटल है, ठीक है, और ए अल्फा बीटा ये 3 पैरामीटर्स हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन फंक्शन। मतलब आपने जो भी इनपुट्स लगाए हैं उनसे आपको कांस्टेंट इलास्टिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये आपका कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन। कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं जिसमें सिर्फ लेबर और कैपिटल आती है। लेबर कैपिटल जहां पर आपका अगर अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का जो सम आ रहा है वो आ रहा है मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1। और आपका ये होता है इंक्रीजिंग, अगर आ रहा है लेस देन 1 तो कितना होगा डिक्रीजिंग, ठीक है। इस तरह से हम कॉप डॉगलस फंक्शन को पढ़ते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन है, अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन में जितने भी आपको कॉप डॉगलस पढ़ाया है, ये सब चीजें जो करवाई हैं, इसे अच्छे से पढ़ लेना। कॉप डॉगलस स्पेशल पढ़ लेना क्योंकि यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 16, which of the following is not a factor affecting price elasticity of demand? Price elasticity of demand को क्या इफेक्ट नहीं करता, देखो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट अगर अलग अलग अवेलेबल होंगे तो उससे प्राइस की इलास्टिसिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इनकम जो आप खर्च कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन से इम्पैक्ट पड़ेगा। जो यूजेस है कॉमोडिटी के, जैसे मिल्क है, मिल्क को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसकी प्राइस इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ेगा, है ना। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, on which of the following assumptions the theory of consumer behavior on cardinal utility approach is not based? देखिए थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जहां पे हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं, इसमें आती है आपकी कार्डिनल अप्रोच और
ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। तो यूटिलिटी एनालिसिस आपकी कार्डिनल में आती है और ऑर्डिनल में आप क्या पढ़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व। तो कार्डिनल एनालिसिस क्या होता है, कार्डिनल एनालिसिस का मतलब होता है, यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब होता है जहां पर आप यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं यूटिल्स में, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट में आपको सेटिस्फाई करने की पावर है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। अब यूटिलिटी की अजम्पशन क्या है, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, हम ये अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर रेशनल है, मतलब वो लॉजिकल थिंकिंग करता है। लिमिटेड मनी इनकम है कंज्यूमर की, मतलब कम है क्योंकि हमें पता ही है रिसोर्सेज लिमिटेड है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल सेटिस्फेक्शन, अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। एंड डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब जैसे कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पैसा दे रहा है और उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाए, डिक्रीज होती जाए, नहीं, हम खुश हैं ना, कोई पैसा दे रहा है तो हम खुश हैं। तो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ये कोई अजम्पशन नहीं होता है आपके कंज्यूमर बिहेवियर का, ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इंडिफरेंस कर्व को जब स्टडी करते हैं, इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है, ऐसा कॉम्बिनेशन गुड्स का जिसमें हम हर लेवल पे सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, जितना हायर लेवल कर्व का जाएगा उतना हाई लेवल हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। साथ ही साथ इसकी जो एक्सिस होते हैं, एक्सिस पे जो कर्व्स होते हैं ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी इंडिफरेंस कर्व की। अभी आगे क्वेश्चन आएगा वहां पर हम इसको पढ़ेंगे। ये देखिए यूटिलिटी का एक रिलेशन है, आपको पता है जब टीयू मैक्सिमम होता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होती है, आपका मार्जिन यूटिलिटी 0 हो जाता है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी फॉल करती है तो उस समय क्या होता है, एमयू भी फॉल करने, एमयू नेगेटिव होता है, एमयू का क्या कर जाता है, एमयू नेगेटिव चला जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो एमयू 0 है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है तो मार्जिन यूटिलिटी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट नहीं होती, वो क्या करने लग जाती है, वो भी डिक्रीज होने लग जाती है, नेगेटिव हो चली जाती है। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी आर नॉट इंटररिलेटेड, भाई दोनों के दोनों आपस में रिलेटेड है, टोटल यूटिलिटी है या मार्जिन यूटिलिटी है, दोनों ही आपस में क्या है, रिलेटेड है। नॉट रिलेटेड ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, डीएमयू। डीएमयू क्या कहता है, जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाते हैं यूनिट्स, एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन हमारा डिक्रीज होता जाता है, दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। किसने दिया था, ये गॉसन ने दिया था, इसे हम कहते हैं गॉसन्स फर्स्ट लॉ, गॉसन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। देन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की बेसिक प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव स्लोप है, इंडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर कॉन्केव टू द ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट नॉर आर दे टेंजेंट टू वन अनदर, अपर इंडिफरेंस कर्व्स इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो कुछ इस तरीके से आपका इंडिफरेंस कर्व बढ़ता है विच इज कॉन्वेक्स, तो ये गलत है, कॉन्केव लिखा है ये गलत है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी। नेगेटिव स्लोप होता है, बिल्कुल होता है, ये इंटरसेक्ट नहीं करते आपस में, और जितना हाई लेवल का ग्राफ होगा उतना ही हाई लेवल का वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, व्हेन अ कंज्यूमर इंक्रीजेस यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, एक कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की यूनिट्स को बढ़ा रहा है बाय गिविंग अप सम यूनिट्स ऑफ वाई, वाई यूनिट्स को सैक्रिफाइस करके, इसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा यूनिट इनटेक करने के लिए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, देखो एक्स यूनिट्स को हम क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और सेक्रीफाइस किसे कर रहे हैं, वाई को, इसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग ऑफ 1 यूनिट ऑफ गुड वाई फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। बस जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, ये वैसे ही इसका फॉर्मूला बनेगा, सेक्रीफाइसिंग ऑफ 1 यूनिट ऑफ गुड वाई को सेक्रीफाइस करने के लिए, ठीक है, मैं गुड एक्स की यूनिट में क्या कर रही हूं, चेंज कर रही हूं, ओके। तो चलिए पढ़ते हैं, चेंज इन एक्स कमोडिटी अपॉन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी, नहीं, चेंज इन वाई अपॉन मार्जिन यूटिलिटी, नो, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई कमोडिटी, नो।
चेंज इन वाई कॉमोडिटी अपॉन चेंज इन एक्स कॉमोडिटी, कि गुड वाई में कितना चेंज आया जब मैंने गुड एक्स को क्या किया, यहाँ पर सेक्रीफाइस किया, ताकि मैं वाई का एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर सकूं। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हिंदी में है आपका टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अ स्टडी इन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट की रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, इसे क्या कहते हैं? देखो, मैंने कुछ रॉ मटेरियल यूज किया और उससे मैंने कोई चीज प्रोड्यूस करी। ठीक है, मैंने शुगर केन यूज किया और उससे मैंने क्या बनाई, शुगर। ये क्या है? ये है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो जब इनपुट और आउटपुट की रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, एंड दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप आउटपुट और कॉस्ट ऑफ स्टडी कर रहे हैं, मतलब क्या आउटपुट निकला और उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में मेरी कितनी कॉस्ट निकली, ठीक है, इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इसी तरीके से हम रेवेन्यू को भी पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मेरा कितना रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रेवेन्यू। तो बेसिकली कॉस्ट एंड रेवेन्यू से थोड़े क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऐड करे हैं। अगेन इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन ये आ गया है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इट्स कॉन्वेक्स, है ना, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमने कर लिया है। हाँ, यहां पर हम पढ़ते हैं, देखिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन हम प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। शॉर्ट रन में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मतलब जब प्रोपोर्शन में हम चेंजेस लेकर आए तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे आउटपुट में। ठीक है, इसमें आपने एग्जांपल देखा होगा लेबर का, लैंड एंड लेबर का एग्जांपल, कि लैंड सेम है लेकिन मैंने लेबर बढ़ाते गई, शुरू शुरू में तो हमें आउटपुट अच्छे मिले, फिर वो कांस्टेंट हो गए एंड देन वो डिक्रीज हो गए, है ना। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसे हम कहते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में हम पढ़ते हैं रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, शॉर्ट रन में हमारे पास कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं और कुछ चीजें वेरिएबल होती हैं, हम हर एक चीज को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम पे कम टाइम है। लॉन्ग रन में हमारे पास सारी चीजें वेरिएबल फॉर्म में होती हैं। जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल को स्टडी करते हैं हमारे पास तीन तरीके की स्टेजेस आती हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। लेकिन जब हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल को स्टडी करते हैं तो यहां पर हमारे पास आता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इस तरह से ये आपने, ये इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, ये हमने ग्राफ वगैरह सब पढ़े हैं क्लासेस में अच्छे से, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हैं। यहाँ पर बोला है डैश रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम विच द नंबर ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज, जिसमें हम फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, दैट इज शॉर्ट रन, और जहां पे चेंज कर सकते हैं वो है हमारा लॉन्ग रन। ठीक है, नेक्स्ट, रिटर्न्स टू फैक्टर मींस चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ गुड। मैंने गुड्स की जो है क्वांटिटी में चेंज किया, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीज, फैक्टर इंक्रीज किया मतलब इनपुट इंक्रीज किया और उससे आउटपुट में भी क्या हुआ, चेंज आया। वाइल ऑफ द अदर फैक्टर्स, बाकी फैक्टर्स को क्या करना है, बाकी फैक्टर्स को हमें रखना है कांस्टेंट। जब हम एक इनपुट और उससे रिलेटेड एक आउटपुट की बात करें तो बाकी जितनी फैक्टर्स उसे हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर मींस चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ गुड, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ गुड, एक गुड की फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आता है। ठीक है, जब एक फैक्टर की क्वांटिटी में हम चेंज कर रहे हैं, उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो बाकी फैक्टर्स को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एन एक्सटेंशन ऑफ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसका एक्सटेंशन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, कि जो रिटर्न्स है वो पहले क्या होते हैं, अच्छे से आ रहे हैं, अच्छे इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहे हैं, फिर वो कांस्टेंट हो गए, फिर वो मतलब फिर वो पहले इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीजिंग रिटर्न आते हैं, फिर जो रिटर्न्स आ रहे हैं हमें वो डिक्रीजिंग रेट पर आ रहे हैं, देन वो कांस्टेंट है और फिर वो नेगेटिव जा रहे हैं, है ना। इस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। Cash is defined as the payment which a producer must get in order to induce him to undertake the risk involved in production. एक ऐसा पेमेंट जो प्रोड्यूसर खुद को कर रहा है क्योंकि उसमें जो प्रोडक्शन में जितना भी रिस्क इन्वॉल्व है
उस चीज को कौन ले रहा है? प्रोड्यूसर ले रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब जैसे मनी कॉस्ट है, इकोनॉमी कॉस्ट है, ये नॉर्मल कॉस्ट है जो हमारे बिजनेस में लगती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जैसे कि डेप्रिसिएशन का लगना, ठीक है, इंटरेस्ट का लगना, ये हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो जानी ही जानी है। तो कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट तो यहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेस ड्यू टू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे क्रिएट होती है? रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी की वजह से, और क्योंकि रिसोर्सेज के बहुत सारे इस्तेमाल है, ऑल्टरनेटिव यूज है, इस वजह से भी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होती है। तो बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है ना, द कॉस्ट फॉरगॉन, ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, यू शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज एक्सप्लेन्ड बाय। देखिए, जब हम एवरेज कॉस्ट कर्व को स्टडी करते हैं, ठीक है, इस तरह से ये होता है, तो इसमें क्या है आपके पास? इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल दो टर्म आते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब आपकी जब एवरेज कॉस्ट कम होती जा रही है, जब आप क्या कर रहे हैं? अपना प्रोडक्शन, अपना जो यूनिट्स है उन्हें बढ़ा रहे हैं। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ती ही जा रही है, आउटपुट बढ़ाने के टाइम पर कम होनी चाहिए लेकिन बढ़ती जा रही है ना। तो जो यू शेप होता है ये दोनों में ही आता है, बोथ ए एंड बी। क्योंकि जब इस तरह से आप इसको शो करते हैं ना, तो पहले तो आपकी क्या हो रही है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल अच्छी आ रही है कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है कम होती जा रही है, फिर कांस्टेंट है, देन वो फिर से डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे आ रहा है। ये पोर्शन डिस इकोनॉमीज, ये पोर्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने डिटेल में क्लासेस में करवाया हुआ है, तो वहां पर भी आप एक बार देख सकते हैं अगर आपको रिवाइज करना है। और साथ ही साथ जो है मैंने इसका जो रिविजन है, जितना कोशिश करिए 50% यहाँ पर टॉपिक्स कवर करे हैं, रिमेनिंग 50% को सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, उसमें भी हम अराउंड 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये रिविजन सेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। क्विकली रिविजन कराने की मैंने कोशिश की है, लेकिन आपको अपने नोट से गो थ्रू करना है, चीजों को पढ़ना है, एग्जाम पास आ रहा है और फटाफट से हमें अपने रिविजन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आई होप ये सभी आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं, क्वेश्चंस और रिविजन। कोर्स परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा लॉ का रिवीजन देख सकते हैं, उसकी क्लासेस भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। और सेकंड पार्ट में हम मिलेंगे जिसमें हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, रिमेनिंग 50% पोर्शन है, उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।